Good evening, everyone. I welcome you to the official YouTube channel of ज्ञान गुरुकुल सफलता की नई उड़ान. As you know, कल वाला करंट अफेयर्स वाला वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाई थी. रीज़न बीइंग यहाँ पे नेटवर्क शटडाउन था. 7-8 घंटे जो है नेट नहीं चला एंड आई कुड नॉट अपलोड. रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई. तो आज जो है हम करंट अफेयर्स और स्टैटिक दोनों जो है अपलोड करेंगे सो दैट कंटिन्यूटी बनी रहे. तो विदाउट फर्दर अडू लेट अस बिगिन विद द करंट अफेयर्स आज तक के. सबसे पहला नोबेल प्राइज 2024 इन मेडिसिन हैज बीन अवार्डेड टू विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रुफकुन. उन्होंने माइक्रो आरएनए जो है उसको डिस्कवर किया और उसका क्या रोल रहता है जीन को कंट्रोल करने में, जीन फंक्शन में, उसे जो है फाइंड आउट करा. देवर बेसिकली कैसे जीन्स जो है वो काम करते हैं जब वो कॉपी किए जाते हैं उसके बाद. तो जीन रेगुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये दिखाता है कि किस तरह से जीन्स जो है टर्न ऑन की जाती है, टर्न ऑफ की जाती है आपके डिफरेंट सेल्यूलर फंक्शंस को सपोर्ट करने के लिए. अब जैसे मसल सेल्स और नर्व सेल्स जो हैं, दोनों का जेनेटिक मेकअप सेम है, दोनों में सेम जीन्स हैं, लेकिन दोनों फंक्शन अलग अलग तरीके से करते हैं क्योंकि मसल सेल्स में कुछ जीन्स ऑफ रहती हैं और कुछ जीन्स ऑन रहती हैं एंड सिमिलरली नर्व सेल्स में भी कुछ जीन्स ऑन एंड ऑफ रहती हैं. तो डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह का फंक्शन परफॉर्म करना है उस हिसाब से वो जो जीन्स का मेकअप है वो ऑन ऑफ रहता है. तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज जीन रेगुलेशन. एम्ब्रोस और रुफकुन की रिसर्च ने जो है माइक्रो आरएनए की डिस्कवरी करी. इन्होंने बताया कि ये टाइनी आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं और ये जीन रेगुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है. ये हेल्प करते हैं ये डिटरमिन करने में कि एक सेल में, अगर वो नर्व सेल है या आपका मसल सेल है या कोई और सेल है, उसमें जो है किस तरह से कौन सी जीन्स जो है एक्टिव रहेंगी और कौन सी इनएक्टिव रहेंगी. तो इस रिसर्च से पता लगा कि ह्यूमंस में थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो आरएनएज है, डिफरेंट माइक्रो आरएनएज हैं जो कि ग्रोथ, डेवलपमेंट और सारे हमारे फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. जेपी नड्डा जो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनको 77 डब्ल्यूएचओ की साउथ ईस्ट एशिया सेशन की जो रीजनल कॉन्फ्रेंस हो रही है डब्ल्यूएचओ की, उसका चेयरपर्सन बनाया गया है. एंड इस इवेंट में 11 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका को इंक्लूड करके. इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रीजन इन द वर्ल्ड. मोर देन 25% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन इस रीजन में रहती है और अपने साइज और डाइवर्सिटी की वजह से इसकी यूनिक हेल्थ चैलेंजेस जो हैं देखने को मिलते हैं. तो ये जो 77 सेशन है ये किस पर फोकस कर रहा है कि भाई हमने हेल्थ केयर को यूनिवर्सलाइज करना है, हर किसी को, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, हर जेंडर, हर कस्बा, हर जाति, हर तरह के इंसान को जो है हेल्थ केयर प्रोवाइड करनी है. राइट. सो जेपी नड्डा हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयरपर्सन. बंजारा विरासत नगरा म्यूजियम, ये रिसेंटली प्रधानमंत्री जी ने, पोहरा देवी एक जगह है वाशिम डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र की, विच हैज सिग्निफिकेंस फॉर द बंजारा कम्युनिटी, वहाँ पे बनाया है. 4 स्टोरी का ये म्यूजियम है जिसमें 13 गैलरीज जो हैं बनाई गई हैं. एंड पोहरा देवी को जो है बेसिकली काशी ऑफ बंजारा कम्युनिटी भी कहा जाता है बिकॉज मैंने आपको जैसे बताया कि बहुत रिच कल्चरल बंजारा हेरिटेज है. बंजारा कम्युनिटी की बहुत सारी हेरिटेज कल्चर जो है यहाँ से जुड़ा हुआ है. यहाँ पर संत सेवालाल महाराज जो हैं और जो रामराव बापू महाराज हैं, उनके जो टूम्स हैं वो यहाँ पे लोकेटेड है, सीक्रेट साइट्स है बंजारा कम्युनिटी के लिए. दैट इज वाई यहाँ पर एक म्यूजियम भी बनाया गया है. साइंटिस्ट को एक नया इनोवेटिव तरीका मिला है कि आर्कटिक आइस जो तेजी से पिघल रही है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के तहत, उसको रिफ्रीज कैसे किया जाए. तो वो कह रहे हैं कि हम पंप्स लेकर ना एक थिन लेयर ऑफ सी वाटर उस बर्फ के ऊपर जो है डाल देंगे और बिकॉज वाटर जो है वो जल्दी से फ्रीज कर जाएगा ठंडे महीनों में, तो एक थिक लेयर ऑफ आइस बन जाएगी. तो ज्यादा कुछ नया है नहीं. उन्होंने कहा कि ये आइस शीट है, आइस शीट में हम जो है होल्स जो है बोर करेंगे और पंप्स की मदद से उन होल्स में से हम सी वाटर को लेकर आएंगे. सी वाटर स्प्रेड कर जाएगा, एक पतली सी थिन लेयर बना लेगा एंड जैसे जैसे लेयर्स जो है फ्रीज करती जाएंगी तो हमारी आइस शीट्स जो है वो थिक होती जाएंगी और आर्कटिक आइस जो मेल्ट कर रही है वो रिफ्रीज हो जाएगी. स्यूमेंसिस सियानजेंसिस, ये एक नई तरह की वॉस्प स्पीशीज है जो कि अरुणाचल प्रदेश की सियांग वैली से जो है डिस्कवर की गई है. इसका ये पॉटर वॉस्प की स्पीशीज है. पॉटर वॉस्प एक कीस्टोन स्पीशीज है जो बेसिकली आपका जो प्लांट को हार्म करने वाले पेस्ट्स हैं उनके ऊपर फीड करती हैं एंड प्लांट बायोडाइवर्सिटी को एंड फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करती हैं, नेचुरल पेस्ट कंट्रोल का काम करती हैं.
तो ये जो स्यूमेंसिस सियांगेंसिस है, इसको अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च एंड इन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के एंटोमोलॉजिस्ट ने जो है डिस्कवर करा है। एंड ये अरुणाचल प्रदेश में ईस्टर्न हिमालयस में जो है देखने को मिली है ये वॉस्प की स्पीशीज। वॉस्प क्या होती है? ततैया, तुमुड़ी। तो एक तरह की तुमुड़ी की स्पीशीज है। यहाँ पर यूपी वाली बेल्ट में ततैया बोला जाता है, हमारे साइड पे तुमुड़ी बोला जाता है। तो आप जो भी बोलना चाहे आप बोल सकते हैं। इंग्लिश में वॉस्प बोला जाता है। Negro River hits record low amid severe drought crisis. Negro River जो है, it is part of the Amazon basin. Amazon जो आपका Amazon River जो Amazon रेन फॉरेस्ट के थ्रू जो है साउथ अमेरिका में फ्लो करता है, उसी का पार्ट है। इसका नाम नीग्रो इसलिए पड़ा क्योंकि इसका पानी जो है वो डार्क और ब्लैक कलर का है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल जो है फ्लो करता है सराउंडिंग रेन फॉरेस्ट से। एंड लार्जेस्ट ब्लैक वाटर सिस्टम है वर्ल्ड में, एंड एक यूनिक इकोसिस्टम है क्योंकि यहाँ पे पिंक डॉल्फिन जैसे एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं। इंडिजिनस पीपल जैसे आपकी यानोमामी है या बानीवा कम्युनिटीज है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसका पानी। एंड जहाँ पे नीग्रो रिवर जो है आपके अमेजोन के साथ मिलता है, इसका ब्लैक पानी, इसका व्हाइट पानी बिना मिक्स किए, तो एक बड़ी अच्छी एक नेचुरल फिनोमिना जो है उसको देखने का मौका मिलता है लोगों को। बट अब बिकॉज यहाँ पर ड्राउट का कंडीशन जो है देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर वाटर लेवल बहुत लो हो गया है। एंड सिर्फ नीग्रो रिवर में नहीं, अमेजोन बेसिन जो है ऑन द होल इज फेसिंग अ क्राइसिस। एंड इसके लिए हमें एक्सपेडाइट करना पड़ेगा कि हम जल्दी से जल्दी जो है इस प्रोसेस को देखें। अमेजोन अगर आपको पता हो, उसको लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है। तो रिवर नहीं रहेगा, रेन फॉरेस्ट भी नहीं रहेंगे, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होगा, डेजर्ट में बदल जाएगा, डेजर्ट में बदल गया, रेगिस्तान बन गया, तो दिक्कत हो जाएगी, राइट। DRDO successfully conducts flight tests of advanced VSHORADS system, जो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको 3 बार टेस्ट किया गया है पोखरान में, राजस्थान में। ये एक 4th जनरेशन पोर्टेबल मिसाइल सिस्टम है। एंड ये सरफेस टू एयर मिसाइल्स जो है इंफ्रारेड, रेडार और ऑप्टिकल सिस्टम्स के थ्रू लॉन्च करता है, गाइड करता है ताकि ये टारगेट्स को हिट कर सके। 5 से 20 किलोमीटर के बीच में जो लो फ्लाइंग टारगेट्स हैं, जैसे आपके ड्रोन्स या ऐसे एयरक्राफ्ट जो आपके अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यूएवीज जो आजकल टिपिकली यूज किए जा रहे हैं, उनको ट्रैक करने के लिए और उनको हिट एंड किल करने के लिए ये जो है टेक्नोलॉजी बनाई गई है VSHORADS DRDO के द्वारा। इंडियाज मैरीटाइम डीकार्बोनाइजेशन कॉन्फ्रेंस, इसको को होस्ट किया था मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज ने एंड द एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। 200 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स देखने को मिले। गोल क्या था कि किस तरह से शिपिंग को और पोर्ट ऑपरेशंस को एनवायरमेंटल फ्रेंडली बनाया जा सकता है। इसके अंडर सरकार ने अपने 2 इनिशिएटिव्स लॉन्च करे, हरित सागर ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस, ताकि पोर्ट्स को जो है इको फ्रेंडली बनाया जा सके, वहां पे रेन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी को प्रमोट किया जा सके, और हरित नौका ग्रीन ट्रांजिशन गाइडलाइंस। नौका इज शिप या बोट, तो शिपिंग को कैसे सस्टेनेबल बनाया जाए, ये गाइडलाइंस उसे देखती हैं। मैरीटाइम डीकार्बोनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हम शिपिंग सेक्टर से ग्रीन हाउस गैसेस की जो इमिशंस है, जो ग्लोबल वार्मिंग कर रही है, क्लाइमेट चेंज कॉज कर रही है, उसको कैसे रिड्यूस करें। ग्लोबली 90% जो आपका ट्रेड है वो शिप्स के थ्रू होता है, और ये शिप्स नियरली 3% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो कि यूएन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है, जिसको हम पढ़ चुके हैं कल के लेक्चर में। अगर आपने नहीं पढ़ा, चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है स्टैटिक जीके बाय नाजुक मैम के नाम से, उसके अंदर यूनाइटेड नेशंस वाला लेक्चर फाइंड करें, उसमें हमने आईएमओ को डिस्कस करा है। साथ ही साथ 16 जो आईएमओ की ट्रीटी है, ये सब भी डिस्कस करी है। लंदन में जो है इसका जो है हेडक्वार्टर्स है, ये सब डिस्कस कर चुके हैं। प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो, राइट। तो आईएमओ ने कहा कि हमें अपनी जो शिपिंग से एमिशन है उसको रिड्यूस करना है बाय 50% बाय 2050, और इसके लिए जो है ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स को एक्सप्लोर किया जा रहा है, अमोनिया, हाइड्रोजन, मीथेनॉल, जो कि ग्रीन फ्यूल्स माने जाते हैं, राइट। नेशनल एग्रीकल्चर कोड, जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है, वो एग्रीकल्चर के लिए एक स्टैंडर्डाइज्ड सेट ऑफ गाइडलाइंस लेकर आ रहा है, जिसका नाम होगा नेशनल एग्रीकल्चर कोड, जिसके तहत कुछ रूल्स और गाइडलाइंस जो है ले किए जाएंगे कि किस तरह से कंट्री में एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को जो है स्टैंडर्डाइज किया जाए, सो दैट सेफ, एफिशिएंट और हाई क्वालिटी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हम बना सके, एग्रीकल्चर को सेफ कर सके, राइट। जैसे कि मशीनरी के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, पेस्टिसाइड्स के लिए। तो फोकस क्या है? एग्रीकल्चरल प्रोसेसेस पर है, पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशंस पर है, इनपुट मैनेजमेंट पर और न्यू फार्मिंग मेथड्स पर है।
इंडिया जॉइंस इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर्स फोरम, IMDRF को इंडिया ने ज्वाइन कर लिया है। IMDRF 2011 में बनाया गया था, ग्लोबल एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो है पार्टिसिपेट करती हैं सो दैट दे कैन रेगुलेट मेडिकल डिवाइसेस। काम क्या है कि भाई मेडिकल डिवाइसेस सेफ हो और स्टैंडर्डाइज्ड हो। तो की मेंबर्स कौन कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन, जापान, इवन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज पार्ट ऑफ दिस फोरम। इंडिया ने रिसेंटली इंडिया की रिसेंटली यहाँ पे मेंबरशिप अप्रूव की गई है। WHO approves first mpox test for emergency use, EUL, emergency use line process। तो एमपॉक्स, मंकी पॉक्स हम अगस्त वाले वीडियो में बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर चुके हैं, क्या होता है, कैसे फैलता है, कहाँ कहाँ पर फैल रहा है। एंड इसको एक ग्लोबल पैंडेमिक बनने से रोकने के लिए एक नया टेस्ट जो है जिसका नाम है एलिनिटी MPXV एसे, इसको जो है EUL की कैटेगरी में डाल दिया गया है ताकि इजीली ग्लोबली हम टेस्ट कर सके एमपॉक्स को। राइट, फॉर्मली इसको मंकी पॉक्स कहा जाता था। तो यूएल में इसीलिए डाल देते कि प्रायोरिटी पर लोगों को एक्सेस मिल सके इस टेस्ट की। यूनियन कैबिनेट ने 2 अम्ब्रेला स्कीम्स जो है एग्रीकल्चर के लिए वो अप्रूव करी हैं। सेंट्रल जो हमारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स थी जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी स्टैटिक के पोर्शन में, तो उसको सिंप्लीफाई करने का एक यूनियन कैबिनेट का एक तरीका, बहुत सारी स्कीम्स हो रखी थी तो सबको 2 हेडिंग्स के अंदर उन्होंने कैटेगराइज कर दिया। पहली है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ओरिजिनली 2007 में इंट्रोड्यूस की गई थी। फोकस क्या था कि भाई सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करें, साथ ही साथ स्टेट्स को फ्लेक्सिबिलिटी दें ताकि वो चूज कर सके कि अपने हिसाब से कि हमारी ज़रूरतें क्या है, तो उस हिसाब से वो कैफेटेरिया स्टाइल अप्रोच लेकर जो है अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। मे बी पंजाब को जो है इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है लेकिन राजस्थान को पानी की प्रॉब्लम है, जम्मू और कश्मीर में जी प्रॉब्लम है कि हमारा सॉइल अच्छा नहीं है। तो हर स्टेट का अपना इशू है, तो हर स्टेट को ये जो फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है स्कीम के अंडर। कृषोन्नति योजना बेसिकली 2016 में इंट्रोड्यूस की गई थी एंड फूड सिक्योरिटी अचीव करने के लिए और इंडिया को एग्रीकल्चर में सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए, सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए लॉन्च की गई थी। तो कुछ इंपॉर्टेंट मिशन जो स्कीम के अंडर आते हैं वो आपका एडिबल ऑयल पाम मिशन आता है, क्लीन प्लांट प्रोग्राम आता है, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन आता है, मिशन ऑन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इसके अंडर कवर होता है। कुछ इंपॉर्टेंट मिशन जो सनत जयसूर्या को श्रीलंका का हेड कोच बना दिया गया। सनत जयसूर्या अगर आपको पता हो एक फॉर्मर श्रीलंकन प्लेयर ही रह चुके हैं एंड 31 मार्च 2026 तक ही विल बी कोचिंग द श्रीलंकन टीम एज अ हेड कोच। राइट, महाराष्ट्र SAI स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा है फॉर नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड ये कहाँ बनाया जाएगा? कांडीवली मुंबई में 37 एकर्स पर ये सेंटर बनाया जाएगा जहाँ पे मॉडर्न स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि एथलीट हॉस्टल्स, हॉकी टर्फ, स्पोर्ट्स साइंस सेंटर ये सब बनाया जाएगा। 2036 में जो ओलंपिक्स इंडिया में होने वाले हैं, जो पोटेंशियल हम कह रहे हैं, पिच कर रहे हैं कि 2036 में इंडिया में होने चाहिए, तो ये उसी पिच को जो है इनहांस करने के लिए और हमारी ग्लोबल स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए बनाया गया है। मिदोरी प्राइज 2024 ये वेरा वोरोनोवा जो कि कजाकिस्तान की है एंड इजाबेला ऑगस्टिना कैल्डेरॉन कार्लोस जो पेरू की है उनको दिया गया है। दोनों विमेन ने बहुत अच्छा एफर्ट डाला है कंजर्वेशन और सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए अपने अपने रिस्पेक्टिव रीजन्स में। 2010 में ये मिडोरी प्राइज जो है स्टार्ट किया गया था, तब से लेकर अब तक 19 इंडिविजुअल जो 17 कंट्रीज को रिसीव कर चुकी हैं। सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में और सस्टेनेबिलिटी में आपकी होनी चाहिए, जैसे डॉक्टर पॉल हर्बर्ट का वर्क था DNA बारकोडिंग पे, मेलिना साकियामा का एफर्ट था यूथ को एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में इन्वॉल्व करने के लिए। तो बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है कि दूसरों को आप इंस्पायर कर सको ताकि जैसे कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है उसके साथ उनका काम जो है अलाइन कर सके, बायोडाइवर्सिटी भी प्रोटेक्ट हो जाए और लोग भी इंस्पायर हो जाए आपके काम से। इकोमार्क रूल्स 2024 मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने नोटिफाई करे हैं। पर्पस क्या है? इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को जो है प्रमोट करना इन कैटेगरीज लाइक फूड, कॉस्मेटिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। क्राइटेरिया क्या है? BIS लाइसेंस के साथ साथ कुछ एनवायरमेंटल क्राइटेरिया आपको मीट करना पड़ेगा। एप्लीकेशन CPCB के थ्रू आपको जो है अपने अप्लाई करना पड़ेगा और वैलिडिटी 3 साल के लिए वैलिड है।
भारतीय कला महोत्सव कंक्लूड्स इन तेलंगाना। 8 दिन का भारतीय कला महोत्सव था सिकंदराबाद में, जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट इंडिया का वाइब्रेंट कल्चर जो है शोकेस किया गया था। 1 लाख से ज्यादा विजिटर्स आए थे, 300 आर्टिस्ट आए थे एंड आर्टिजन्स फ्रॉम द 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। उन्होंने अपने ट्रेडिशनल और मॉडर्न क्राफ्ट, आर्ट फॉर्म्स और परफॉर्मेंसेस को जो है शोकेस करा था। आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर है राजेश्वर राव, उनको 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया है स्टार्टिंग फ्रॉम अक्टूबर 9 2024। ये डिसीजन किसने लिया था? जो अपॉइंटमेंट्स कमेटी है कैबिनेट की, जिसको प्राइम मिनिस्टर ही हेड करते हैं। हु हेड्स द अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट? प्राइम मिनिस्टर। तो राव जो है 2020 से जो है डेप्यूटी गवर्नर है एंड पहले एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं आरबीआई के साथ। जिमनास्ट दीपा करमाकर, उन्होंने 25 साल के बाद अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है, जो बेसिकली फिजिकल टोल उन पर आया है जिमनास्टिक्स की वजह से, 25 साल के करियर के बाद उस वजह से। तो इन्होंने हिस्टोरिक एक 4th प्लेस फिनिश करा था 2016 रियो ओलंपिक्स में, और इंडिया का पहला जिमनास्टिक गोल्ड 2018 वर्ल्ड कप में। इनको पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो है दिया जा चुका है। दीपा करमाकर। इंडिया ने 400 मिलियन यूएस डॉलर्स की सपोर्ट जो है और 3,000 रुपए की 3,000 करोड़ का करेंसी स्वैप जो है मालदीव्स को जो है प्लेज करा है। मुइजू जो है प्रेसिडेंट मुइजू मालदीव्स के, जिन्होंने ऑफिस रिज्यूम करते ही इंडिया के साथ टाइज को सेवर करने की बात करी थी, वो रिसेंटली इंडिया की विजिट पर हैं एंड इंडिया ने फिर भी अपना बड़प्पन दिखाया है डिस्पाइट एवरीथिंग, जो भी इट इज वाटर अंडर द ब्रिज जो भी पास्ट में हुआ, एंड अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और बिग ब्रदर का रोल रिज्यूम करते हुए इंडिया ने ये प्लेज करा है। और साथ ही साथ ये कहा है कि मालदीव्स में रुपए कार्ड जो है वो लॉन्च किया जाएगा। इंडिया टू होस्ट जॉइंट नेवल एक्सरसाइज ऑफ क्वाड नेशंस इन विशाखापट्टनम। क्वाड नेशंस कौन कौन से हैं हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स टू काउंटर द ग्रोइंग चाइनीज इन्फ्लुएंस इन द साउथ पैसिफिक ओशन एंड द साउथ चाइना सी, उसको काउंटर करने के लिए और चाइना की जो अग्रेसिव एग्राइंडमेंट पॉलिसी है उसको रोकने के लिए। तो ये जो जॉइंट नेवल एक्सरसाइज, इसका नाम मलाबार होता है, मलाबार है। ये विशाखापट्टनम में जो है 8 अक्टूबर से स्टार्ट की जाएगी। 11 डे की एक्सरसाइज है एंड ये बायलेटरल ड्रिल थी जो 1992 में स्टार्ट हुई थी, बट इट हैज इवॉल्व इनटू की मल्टीलैटरल इवेंट टू एनहांस कोऑपरेशन एंड इंटरऑपरेबिलिटी। MEIL, मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड, इन्होंने 5 सोलर प्लांट्स जो है महाराष्ट्र में कमीशन करे हैं। कहाँ कहाँ पर हैं? संभाजीनगर, नांदेड़, कोल्हापुर, अकोला एंड बुल्धाना। टोटल कैपेसिटी 19 मेगावाट्स की है एंड दिस इज अंडर द प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान यानी पीएम कुसुम स्कीम के अंडर 19 मेगावाट्स के जो सोलर प्रोजेक्ट्स हैं इन्होंने कमीशन करे हैं महाराष्ट्र में। अजीत विनायक गुप्ते अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर टू जर्मनी। ये 1991 के एक आईएफएस ऑफिसर है जो इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर रहेंगे जर्मनी के लिए। करंटली ये इजिप्ट में सर्व कर रहे हैं और उससे पहले ये डेनमार्क में सर्व कर चुके हैं। संजीव कुमार सिंगला को भी जो है फ्रांस का एम्बेसडर डेजिग्नेट किया गया है एंड इससे पहले सिंगला जो थे इसराइल के एम्बेसडर रह चुके हैं। IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन जो कि वर्ल्ड बैंक का एक मेंबर है, इन्होंने एक्सिस बैंक के साथ पार्टनर किया है इंडिया का फर्स्ट ब्लू लोन ऑफ 500 मिलियन यूएस डॉलर्स को अप्रूव करने के लिए। ब्लू लोन्स क्या होते हैं? ब्लू लोन्स ऐसे लोन्स होते हैं जो वाटर और वेस्ट वाटर मैनेजमेंट पे फोकस करते हैं ताकि हम पोल्यूशन और इस सब के एडवर्स इम्पैक्ट जो है अपने टेरेस्ट्रियल और मरीन इकोसिस्टम्स पे कम कर सके, ऑफशोर रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट कर सके अमंग अदर थिंग्स। तो एक सिग्निफिकेंट स्टेप है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फॉस्टर करने के लिए इंडिया में। IFC की बात करें तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का मेंबर है, लार्जेस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है जो कि प्राइवेट सेक्टर पे फोकस करता है इमर्जिंग मार्केट्स में। 100 से ज्यादा कंट्रीज में ऑपरेशनल है। एक्सिस बैंक की बात करें, 3rd लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है इंडिया में। लार्ज और मिड कॉर्पोरेट्स को सर्व करता है, SMEs को सर्व करता है, एग्रीकल्चर रिटेल सेक्टर्स को भी सर्व करता है। तो आप ये पढ़ सकते हैं। BOB टू सेल ओमान ऑपरेशंस टू बैंक धोफार। इससे पहले BOB अपने चाइना ऑपरेशंस क्लोज कर चुका है और टोबैगो और ट्रिनिडाड जो है उनको हैंड ओवर कर चुका है और अब ओमान में जो इनके ऑपरेशंस है वो बैंक धोफार को ये जो है हैंड ओवर कर रहे हैं। एक ब्रॉडर स्ट्रैटेजी है कि हम फॉरेन बिजनेस फुटप्रिंट को रैशनलाइज कर सके एंड वैल्यू क्या है टोटल बिजनेस की? इट इज 113.35 मिलियन ओमानी रियाल्स विद अ नेट वर्थ ऑफ 25.54 मिलियन ओमानी रियाल्स। तो बैंक दोफार की अगर बात की 1990 में बनाया गया था एंड वन ऑफ द लीडिंग कमर्शियल बैंक्स इन ओमान। हेडक्वार्टर्स का मस्कट में है। ओनरशिप क्या कहाँ है? एक पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी ऑन द
स्टॉक एक्सचेंज विद अ डाइवर्स शेयर होल्डर बेस, बहुत सारी सर्विसेज ऑफर करता है, बहुत वाइड नेटवर्क है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी कंसिस्टेंट रही है। और रिसेंट डेवलपमेंट्स की बात की जाए तो स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस में इंक्लूडिंग प्लान्ड एक्विजिशन ऑफ ब्रांड बैंक ऑफ बड़ौदा's operations in Oman to expand its market presence. पंकज अडवाणी हु इज एन एस इंडियन क्यूइस्ट, बिलियर्ड्स खेलते हैं ये, एंड इन्होंने सिंगापुर ओपन जो है, सोंगे सिंगापुर ओपन टाइटल जो है वो जीत लिया है बाय डिफीटिंग द लोकल फेवरेट जेडन ओंग बाय 5-1 इन द फाइनल व्हिच वाज हेल्ड इन सिंगापुर इटसेल्फ. Nijut Moina scheme launched in Assam to fight child marriage. 83% डिक्लाइन जो है असम में देखने को मिला 2021 से लेकर 2024 तक इन द फिगर्स ऑफ चाइल्ड मैरिज. और इसी को फॉरवर्ड करने के लिए चीफ मिनिस्टर जो हेमंत बिस्वा शर्मा है असम के, उन्होंने मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस डिसबर्स करने की बात करी है इस स्कीम के अंडर, जहां पर वो लड़कियों को जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ देयर एजुकेशन अंडर द न्यूथ मोइना स्कीम. यूनिफाइड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स यूपीआई एंड आनी लिंकअप, यूएई का आनी है, यूपीआई इंडिया का है. इन्होंने जो है अपना नेशनल पेमेंट प्लेटफॉर्म को इंटरलिंक करने की बात चल रही है, जिससे सीमलेस क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस हो सके, रियल टाइम रेमिटेंसेस आ सके बिटवीन द टू कंट्रीज. साथ ही साथ एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, जो एनपीसीआई की जो इंटरनेशनल सब्सिडरी है, उन्होंने अल एतिहाद पेमेंट्स के साथ कोलैबोरेट करा है ताकि एक डोमेस्टिक कार्ड स्कीम जेवान जो है बनाई जा सके यूएई में. जेवान कार्ड स्कीम जो है एक आउटकम है एक डीप कोलैबोरेशन बिटवीन एनआईपीएल एंड एईपी में, एंड रुपे कार्ड स्टैक के ऊपर बेस्ड है, which will be shared with the AEP to enable UAE to be sovereign in the area of digital payments. 2025 के नेशनल अनुभव अवार्ड्स के लिए एंट्रीज ओपन कर दी गई हैं. ये अवार्ड्स पब्लिक सर्विस इम्पैक्ट को जो है ऑनर करते हैं और रिटायरिंग और रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को जो है इनकरेज करते हैं कि अपने वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस और इनसाइट्स जो है शेयर करें. इनिशिएटिव कौन लीड करता है? डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है. मार्च 2015 में अवार्ड्स लॉन्च किए गए थे अंडर द डायरेक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. सॉरी, जो प्लेटफॉर्म है अनुभव, वो रिटायरिंग और रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को अपने एक्सपीरियंसेस और अचीवमेंट्स शेयर करने का मौका देता है, एंड एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी बनाने की एक वो देता है कि इंस्टीट्यूशनलाइज मेमोरी बन जाए कि हाँ ऐसा कुछ था. 2015 से लेकर अब तक 59 अनुभव अवार्ड अवार्ड कर चुके हैं एंड 19 जूरी सर्टिफिकेट दिए जा चुके हैं. इस साल 15 कैटेगरीज के अंदर ये अवार्ड दिए जाएंगे और पहली बार सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के जो एम्प्लॉयज हैं इंक्लूडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स, वो अपने राइटअप सबमिट कर सकते हैं. पहले राइटअप सबमिट करने की ड्यूरेशन 1 साल की थी कि आप रिटायरमेंट के 1 साल के अंदर अंदर या रिटायर होने से 1 साल के अंदर अंदर आप सबमिट करें. अब ये ड्यूरेशन जो है 3 साल तक बढ़ा दी गई है. So this is National Anubhav Awards. That is all for today. कल दोबारा से जो है करंट अफेयर्स का लेक्चर आएगा. Till then, study hard, happy learning. कोई भी डाउट होता है नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज 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 पूछिए, बेझिझक होकर पूछिए. अदरवाइज आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, दिए गए एड्रेस पर विजिट कर सकते हैं. बैचेस हमारे चल रहे हैं, स्टडी मटेरियल, डेमो क्लासेस, फिजिकल ग्राउंड टेस्ट, वीकली टेस्ट सब दिया जाता है, right? And do not forget to like, share and subscribe. Do comment, do share the message with your near and dear ones. Thank you. I will see you all tomorrow. Bye bye. Take care.